हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन of electric dipole। क्या आता है इसके अंदर वो देखिए आप। क्योंकि हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और किसका निकालना है, अब हमने जो है क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कोई भी डाइपोल लेकर के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को ले लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक डाइपोल लिया जिसकी पोजीशन हम टेक लेते हैं ए और बी पोजीशन के ऊपर हमने इसको सेट किया है। जो कि डाइपोल जो है वो हमने लिया, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, जिसका सेंटर हमारा ओ होगा। और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि डाइपोल का हाफ एंड ए एंड सेकंड हाफ जो है वो हमारा सेकंड ए होता है। यानी कि टोटल इसकी जो लेंथ जो होती है वो हम इसको कह सकते हैं कि 2a हम इसको बोलते हैं। क्योंकि अब हमने इक्वेटोरियल लाइन के हिसाब से इसको सेट करना है, तो इक्वेटोरियल हम सेट कर लेते हैं। इक्वेटोरियल मैंने आपको पीछे एक टॉपिक में बताया था कि y और y डैश में जो हमारा इक्वेटोरियल बनता है, तो मैंने y डैश में एक पॉइंट लिया P। ये हमने यहाँ पर कोई जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने P पॉइंट के ऊपर इसका निकालना है। तो वी कैन ज्वाइन दिस पॉइंट A एंड B। हमने इन दोनों पॉइंटों को जो इस प्रकार से ज्वाइन कर देते हैं। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने निकालना है। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि जो हमारा B पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लेट कर लेते हैं। मान लीजिए हमारा B पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं EB इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा। इसी प्रकार जो A पॉइंट से का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लाइन का, वो हम यहाँ पर इसको मेंशन करते हैं। ये हमारा क्या आता है, हमने इसको मेंशन किया, ये हमारा है EA इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारा। इसी प्रकार जब ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट P के ऊपर आकर के मिलते हैं, तो उस P पॉइंट के ऊपर मिलने के बाद तो टोटल जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E होता है, मिड पॉइंट हमारा बनता है। तो इसी प्रकार हम इसको यूँ ज्वाइन कर लेते हैं और हम अनदर कोई पॉइंट सेट कर लेते हैं R, इस प्रकार से। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने इस प्रकार से इसको निकालना है कि हमने इस पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निकालना है। तो इसी प्रकार जो हमारा P पॉइंट है और O पॉइंट है इसको भी मैं ड्रा कर लेता हूँ, या फिर मैं कहूँगा कि ये मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ। तो ये जो है हमारा टोटल डिस्टेंस जो होगा P पॉइंट से O पॉइंट तक का, ये हम R से इसको डिनोट करते हैं। तो आपने ये डायग्राम, शायद इक्वेटोरियल का डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ एक लिख लेते हैं। let the point P is on the equatorial line where OP is equal to R, so the magnitude of the electric field due to the two charges Q and minus Q are given as मतलब आपको ये सारे पॉइंट आपको मेंशन किए हुए हैं। यानी कि हमने जो है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए
टू चार्जेज, हमने दो चार्जेज जो आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उन्हीं के हिसाब से हमें इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो मेंशन करना है। अब हम सबसे पहले ई ए की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको निकाल लेते हैं। ई ए की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस प्रकार से है, और क्योंकि हम इसको मैग्नीट्यूड में लेकर के चलेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब हम इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं, जिससे हम जो है जो प्लस और माइनस के जो रिस्पेक्ट जो होता है हम उसको एक बार हटा देंगे, इसलिए हम मैग्नीट्यूड का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने ई ए ले लिया, तो इसका जो इक्वेशन आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्योंकि हमने कोई एक चार्ज लेना है, हम पहले ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, यानी कि इस चार्ज का हम निकाल रहे हैं। तो क्योंकि हमने जो पी पॉइंट की जो डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है, ये हमने आपको बताया नहीं है कि कितनी दूरी के ऊपर ये सेट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे कि ये ए है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे ए पी का स्क्वायर, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर हमारा डिस्टेंस होता था, लेकिन हमने जो है यहाँ पर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको बताया नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है ए पी का होल स्क्वायर। और क्योंकि अब हम इस डिस्टेंस को निकाल लेंगे, तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल मेंशन करते हैं, जैसे कि ए, यहाँ पर हम ट्रायंगल मेंशन करते हैं ए पी ओ, ट्रायंगल ए पी ओ। इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम पाइथागोरस की थ्योरम लगाएं, तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। मतलब हमारे पास जो ए पी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वह हमारी आ जाएगी, जैसे ये हमारे पास ए दे रखा है, हमने डाइपोल है, ए का स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड है। पुट द इक्वेशन सेकंड इन 1। तो हमारे पास ई ए की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार अगर मैं ई बी की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालते हैं वो देखिए आप थोड़ा सा। वही वैल्यू हम अपने ये ट्रायंगल लेनी है, जैसे कि बी पी ओ, इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आता है, यानी कि बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई बी आता है। तो ई बी क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बी पी का स्क्वायर होगा। मतलब ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमने बी पी का स्क्वायर लिखा है। तो हमने ट्रायंगल कौन सी ली, बी पी ओ। तो इसमें जो है बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर, इस प्रकार से होगा। तो इसी प्रकार बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अनदर ए है हमारे पास, इस प्रकार से ए का स्क्वायर प्लस ये होगा आर का स्क्वायर, यानी कि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर ये हमारी हो जाएगी थर्ड, और ये हमारी हो जाएगी फोर्थ। पुट द इक्वेशन फोर्थ इन थर्ड। तो हम क्या लिखेंगे, ई बी की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अब क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं, इन चीज़ों को निकालने के बाद अब हमने पी पॉइंट के ऊपर जो है क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्योंकि हमने ई ए निकाल दी, ई बी निकाल दी, और अब हमने क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, वो देखिए। हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम यूज़ करते हैं। मैं लिख लेता हूँ, बाई रेशो ऑफ
एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारे पास ये 10वीं क्लास के अंदर एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम के हिसाब से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये तो इसको निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, उस इक्वेशन के हिसाब से क्या करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास होगी ई ए प्लस में ई बी, यानी कि इन दोनों की जो एक पॉइंट के ऊपर आके मिलती है, उस पॉइंट के ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, तो इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, ई, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके रेशो में हमारे पास आएगा ये इसका डाइपोल के हिसाब से बी ए इज इक्वल टू, जो हमारे पास ये है ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके रेशो में आएगा हमारे पास ये ए पी, क्या आएगा, ए पी इज इक्वल टू, इसी प्रकार जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बी है, ई बी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो किसके बटे में आएगा, इसके ये आएगा बी पी के। तो आई होप ये थ्योरम आप जो है एक बार आपके फेयर कॉपी के अंदर 10th क्लास की जो थ्योरम होती है, थ्योरम का नाम मैंने आपको बताया क्या है, रेशो ऑफ टू सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस थ्योरम का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन को लिखा है। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, ये जो आपका ई है इसके बटे में मैंने ये सारी ली है, ये जो हमारे पास ई ए है इसके बटे में मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है, जो हमारे पास ये है इसके बटे में मैंने ये सारा पॉइंट लिया है, यानी कि ई के बटे में बी ए, ई ए के बटे में ए पी और ई बी के बटे में बी पी, इसका इस्तेमाल हमने किया है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्योंकि हमारे पास ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो पहली जो दो इक्वेशन हैं इनको हम पुट कर लेते हैं, क्यों ई बाई बी ए इज इक्वल टू ई ए बाई ए पी, इस प्रकार से। तो इसके अंदर ये बी ए जो है वो अगर इस साइड जाएगी तो क्या आएगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू ई ए, ये ऊपर चली जाएगी, यानी कि बी ए बटे में ए पी, हमारे पास इस प्रकार से इक्वेशन ये बन जाती है। तो अब हम जो है यहाँ पर इन इक्वेशंस को जो है यहाँ पर पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक ही क्यों ली, क्योंकि हमारे पास जो ई ए जो है इक्वेशन की और ई बी जो है वो हमारी सेम आती है, तो इसलिए हम यहाँ पर ई ए या फिर हम अगर मान लें इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा कि इन दोनों के कंपैरिजन में बस इतना ही होगा कि ई इज इक्वल टू ई बी हो जाएगा और बी ए बटे में बी पी हमारे पास हो जाएगा। तो लेकिन हमने जो फर्स्ट दो का हमने यहाँ पर कंपैरिजन किया है, तो फर्स्ट दो का कंपैरिजन में करते हैं तो हमारे पास ई बटे बी ए इज इक्वल टू ई ए बटे ए पी, यानी कि ये इस साइड जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारी बन जाती है। तो जितनी भी ये इक्वेशंस हैं यहाँ पर हम इनको आगे सेट कर लेते हैं। देखिए तो हमने क्या करते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास मैं एक बार लिख लेता हूँ उसको फिर दोबारा से, ई ए और पीछे है बी पी बी ए बटे में ए पी, हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो ए की जो इक्वेशन है वो हमारी क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास आई थी। और इसी प्रकार हमारे पास बचता है बी ए और ए पी। तो बी ए हमारा क्या है, बी ए हमारे पास हमारा डाइपोल है, और डाइपोल की जो डाइपोल जो है वो डाइपोल की पूरी लेंथ क्या होती है, डाइपोल की पूरी लेंथ क्या होती है हमारी
Q2A, लेकिन लेंथ जो हमारी होती है वह क्या होती है 2A। यानी कि हम क्या करते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और BA अकॉर्डिंग टू डायग्राम, हमने जो डायग्राम लिया था यहाँ पर BA की जो वैल्यू है वह क्या है टोटल 2A है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखते हैं 2A। और हमने एक पीछे इक्वेशन निकाली है, AP का स्क्वायर किसके बराबर आया था R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर आया था। अभी जैसे हमने ये इक्वेशन टेक की थी, तो यहाँ पर अगर हम AP की वैल्यू निकालेंगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट जो हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर AP की जगह क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट जो हम कर देते हैं इस प्रकार से। अब हमने आगे क्या करना है कि E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q2A अपॉन, अब ये देखिए इसकी टोटल पावर इसकी 1 है और इसकी पावर क्या है हाफ है, और बेस इनका सेम है। बेस सेम होने की वजह से इनकी पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी, यानी कि हमारे पास आएगा इस प्रकार से 3/2। और ये जो Q2A जो है वो किसके बराबर होता है P इज इक्वल टू Q2A, डाइपोल का ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का पावर 3/2। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इसका जो एक स्पेशल केस बनता है उस स्पेशल केस के हिसाब से हम सेट कर लेते हैं। देखिए क्या होता है स्पेशल केस। स्पेशल केस है हमारा वही क्या कि A इज़ लेस टू R या फिर R इज ग्रेटर टू A, देन तब क्या होगा हम A को कैंसिल कर देंगे ना। तो A को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है R स्क्वायर इसकी पावर 3/2। तो मतलब हम क्या करेंगे स्क्वायर से हाफ ये हमारा कट जाएगा। तो E वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की क्यूब हमारे पास बचता है। तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आती है और इस इक्वेशन का हमने यूज़ करना है आने वाले टॉपिक के अंदर। तो इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम इस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर 1, हैंस द डाइपोल फील्ड एट large distance fall of not as 1/r square but as 1/r की क्यूब। मतलब ये नहीं कहता है कि जैसे ही हमारा डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि अगर हमारे डाइपोल का जो भी डिस्टेंस है वो अगर ज़्यादा होता जाता है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होता जाता है, ये हमें पता है। अगर ये कम होगा तो वो इस फॉर्मूले के हिसाब से ना करके इस फॉर्मूले से जो है वो क्या है कम होता है। मतलब 1/r स्क्वायर से कम नहीं होता है बल्कि 1/r की क्यूब से जो वो कम होता है। तो एक फर्स्ट स्पेशल केस से तो हमें ये पता चलता है, और सेकंड स्पेशल केस से हमें क्या पता चलता है कि ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल। क्योंकि देखो एक्सियल लाइन की जो लास्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास, एक्सियल लाइन के हिसाब से आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब, ये आई थी। स्पेशल केस की बात कर रहा हूँ मैं ये। और हमारे पास यहाँ क्या आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p
बाई आर की क्यूब। मतलब देखिए ये सारी चीज़ इतनी जो है कॉन्स्टेंट दोनों के अंदर सेम है, बस 2p इज इक्वल टू हमारे पास क्या आती है p वेक्टर के हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ आती हैं। यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि इक्वेटोरियल जो है वो डबल होगी एज कम्पेयर टू हमारी किसके आएगी इक्वेटोरियल के हिसाब से। मतलब हमने बस इतनी ही इक्वेशन को याद करना है, बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल इज इक्वल टू 2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल के हिसाब से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है इसी चैप्टर का वो है फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हमारे पास टॉपिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारे पास टॉपिक है। अब एट एनी पॉइंट है, मतलब हमने यहाँ पर ना तो एक्सियल लाइन ली है ना हमने यहाँ पर इक्वेटोरियल ली है। हमने किसी भी एनी पॉइंट के ऊपर जो है इसको सेट किया है, किसी भी हमने डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यदि आपको इसका डायग्राम अच्छे प्रकार से समझ में आता है तो डायग्राम के अकॉर्डिंगली ही हम जो है सभी इक्वेशंस को पुट करेंगे। अगर आपको डायग्राम नहीं समझ में आता है तो ये टॉपिक आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको डायग्राम समझ में आता है तो ये टॉपिक में कुछ भी नहीं है। तो मान लीजिए मैंने एक डाइपोल लिया, लेट किया, ये डाइपोल लिया जिसकी पोजीशन मैंने सेट की ए और बी डाइपोल है। तो मैंने यहाँ पर चार्जेस को जो सेट किया -q और +q, सेंटर हमारे पास O है जैसे कि हमें पता है। हमने एक डाइपोल लिया, इसी डाइपोल के अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पर एक डाइपोल और यहाँ पर सेट करता हूँ, मान लीजिए ये मैंने एक डाइपोल सेट किया, अनदर एक डाइपोल जिसकी मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ, मान लीजिए A1 है, ये B1 है। तो इस प्रकार से अगर मैं इसको इस प्रकार से इसको सेट करता हूँ तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस प्रकार से होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार से, मान लीजिए ये एज ए एक्सियल की तरह काम करेगा। तो एक्सियल की तरह काम करेगा, मान लीजिए ये हमारे पास इसका कोई पॉइंट P है, तो जो ये A1 और B1 ली है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहाँ पर आती है E1, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। लेट कर लेते हैं। अब इसी प्रकार अगर मैं इसको इस पोजीशन के हिसाब से इसको सेट करता हूँ डाइपोल को A1 और AB को, मान लीजिए ये हम देख लेते हैं ये A2 है और ये हमारे पास है B2 पोजीशन है। जब हम इसको सेट करते हैं इस प्रकार से तो ये एज ए बिहेव काम करेगा P पॉइंट के ऊपर इक्वेटोरियल के हिसाब से। तो इक्वेटोरियल का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो इस प्रकार से सेट होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेटोरियल है ये A2 B2 है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी E2 होगी। क्योंकि आप एक बार मेंशन करिए, जब हमने एक्सियल लिया था तो मान लीजिए हमारे पास एक्सियल था इस प्रकार से, ए बी हमने डाइपोल लिया था, प्लस और माइनस का क्यू लिया था, और हमने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिया था, ये ई ए लिया था, ये हमने यहाँ पर ई बी लिया था, ई बी, और यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ये बीच पे, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिया, इसके हिसाब से स्ट्रेट लाइन लिया है, और ये हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जो मिड पॉइंट जो था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो यहाँ पर सेट किया है E1 के नाम से। इसी प्रकार जब हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इक्वेटोरियल के अंदर क्या किया था, हमने एक डाइपोल लिया, मान लीजिए इस प्रकार से डाइपोल लिया और एक एट एनी पॉइंट के ऊपर सेट किया था। तो यहाँ पर इसकी EB और यहाँ पर इसकी EA थी यूँ। तो इन दोनों का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था ये हमारे सेंटर के अंदर E पॉइंट जो आया था यहाँ पर बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो यानी कि इसके पैरेलल में ये पॉइंट हमने लगभग रखा था। तो यानी कि इसी प्रकार से यहाँ पर अगर इक्वेटोरियल के हिसाब से इसका काम करेंगे तो A2 B2 जो है वो हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर E2 के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों का जो मिड पॉइंट जो है वो हम डिनोट कर लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने ले लिया इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस प्रकार से। ये हमने ज्वाइन किया,
तो क्योंकि ये E2 है तो ये भी हमारे पास E2 होगा, क्योंकि ये E1 है तो ये भी हमारे पास E1 होगा, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। हमने कुछ इस प्रकार से इसको सेट किया है। क्योंकि हम इसके पॉइंट के नाम भी टैग देते हैं, ये P है, ये K हम टैग देते हैं, ये L और ये M पॉइंट हम इसको सेट करते हैं, और ये हमारे पास कोई भी एंगल अल्फ़ा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और क्योंकि ये डाइपोल है तो डाइपोल की टोटल लेंथ क्या होती है हमारी 2a। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर हमने दो टॉपिक्स को मिक्स किया है, जैसे कि हमने एक तो लिया है एक्सियल लाइन के हिसाब से और एक हमने लिया है क्या, इक्वेटोरियल के हिसाब से। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम इस दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं E1 की वैल्यू निकालता हूँ कि E1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू में क्या करेंगे, क्योंकि ये एज ए एक्सियल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो एक्सियल की तरह काम करेंगे तो इसका जो है हमने एक्सियल के हिसाब से वैल्यूज़ को पुट करनी होगी। लेकिन इससे पहले हम एंगल्स के बारे में, क्योंकि देखिए इस पॉइंट के ऊपर एक्सियल है, इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल के हिसाब से इसको सेट किया है, लेकिन हमने एक एंगल का इस्तेमाल भी किया हुआ है, क्योंकि हम इसके एंगल के बारे में कुछ किया है तो इसके बारे में और हम एक बार जान लेते हैं। मैं एक बार कुछ एक पॉइंट लिखता हूँ, उसके हिसाब से देखें हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, जैसे कि P, हमारे पास क्या ट्रायंगल बन गई, PKM, कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये PK और M, ये हमारे पास ट्रायंगल बनती है। ओके, इस ट्रायंगल के हिसाब से ये हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से 90 डिग्री के हिसाब से हमने इसको सेट किया हुआ है। तो ये जो अगर 90 डिग्री के हिसाब से सेट है तो ये एंगल कौन सा होगा हमारा, ये हमारे पास कोस होगा। एक कौन सा एंगल होगा हमारे पास, कोस एंगल, कोस थीटा, आप कोस थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर ये कोस एंगल होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास साइन एंगल होगा। कौन सा होगा, साइन, मतलब ये हमारे पास ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनती है, के पी और ये एम। तो ये अगर हमारे पास 90 डिग्री का है तो ये हमारे पास क्या होगा, कोस होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, साइन एंगल होगा। तो अगर ये कोस है और ये साइन है तो इसी प्रकार अगर हम इसको इस प्रकार से सेट कर दें, यूँ अगर इसको सेट कर दें तो ये अगर कोस है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये हमारे पास साइन होगा, और ये अगर साइन है तो ये हमारे पास क्या होगा, कोस एंगल होगा, और ये वही फिर 90 डिग्री का एंगल होगा। कैसे, ये अल्टरनेट एंगल बनता है, ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, इस प्रकार से ये एंगल जो आपके बराबर होते हैं। तो क्योंकि हमने इस बात का पता चल गया कि ये कौन सा एंगल है, ये कोस है और ये भी कोस होगा, ये साइन है और ये भी साइन होगा, इस प्रकार से हमें इस बात का पता चलता है। क्योंकि अब हम एक्सियल लाइन लेंगे तो एक्सियल लाइन के अंदर हमारे पास ये एंगल हमारा बनता है, तो ये एंगल अगर हमारा बनता है तो इसके हिसाब से अगर हम E1 की वैल्यू अगर निकालते हैं तो E1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने एक्सियल लाइन का इस्तेमाल करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर हम आया था 2p/r³ हमारे पास आया था, ठीक है। एक्सियल लाइन की जो लास्ट इक्वेशन स्पेशल केस के हिसाब से जब हमने निकाला था तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, 1/4 पाई 2p/r³ हमारे पास इक्वेशन आई थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एक एंगल भी जो है मेंशन करता है तो इसलिए हम यहाँ पर एंगल भी लिख लेते हैं, कोस थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम E2 की अगर वैल्यू निकालते हैं, E2 की ये वाली एंगल अगर हम निकालते हैं तो इस एंगल के हिसाब से ये जो पॉइंट हमारा आता है वो साइन एंगल में आएगा, ये हमें पता है, क्योंकि ये कोस है तो ये हमारे पास क्या है, साइन है। तो अगर हम यहाँ पर ये साइन एंगल है, साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पॉइंट को साइन से, तो ये A2 B2 के हिसाब से E2 हमने निकाली थी, क्योंकि आज ये इक्वेटोरियल के हिसाब से काम करता है। तो इक्वेटोरियल की इक्वेशन क्या आएगी हमारे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ हमने अभी पिछले टॉपिक में अंदर निकाला है, तो r³ और क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन किया है साइन एंगल तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 बनती है। अब इसी प्रकार से मैं अब क्या करता हूँ, हम इसको क्या करते हैं, एडिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो किसके बराबर आएगा, E1 जमा
E2 के बराबर आता है। अब क्योंकि मैं इसके अंदर एक और चीज़ करता हूँ, क्या, स्क्वेयरिंग बोथ साइड भी कर देता हूँ। क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा कि E वेक्टर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं। और इसी प्रकार अगर E की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, और इस सारे का क्या हो जाएगा, रूट। या तो आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, भाई स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया हमने, कर सकते हो, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। या फिर अगर आप दूसरे अल्टरनेट के हिसाब से अगर कोई समझना चाहें तो वो भी आप समझ सकते हैं। वो क्या होगा कि हमारे पास मान लीजिए ये ट्रायंगल बनती है, कौन सी है, मैं यहाँ पर एक मेंशन कर लेता हूँ। हमारे पास एक ये इस प्रकार से ट्रायंगल बनती है। इस ट्रायंगल के हिसाब से ये के पॉइंट है, के, पी और एम, क्योंकि जो हमारे पास पी के जो है वो E1 है, और क्योंकि हमारे पास के एम जो है वो हमारे पास E2 है। क्योंकि मैं एक बार यहाँ पर भी इस प्रकार से मेंशन कर लेता हूँ, ये हमारे पास E2 है और ये हमारे पास E1 है। अगर ये साइन है, ये अगर साइन है तो ये हमारे पास साइन है, ये अगर कोस है तो ये हमारे पास कोस है। इस प्रकार से मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो अगर हम इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं तो पी के एम इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारे पास जो पी एम जो है वो किसके बराबर होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी के का स्क्वायर प्लस के एम का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ई वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर। इस प्रकार से भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। या तो आप इस तरीके से आप इसको मेंशन करिए, या फिर इस प्रकार से यहाँ तक आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आपको जो भी आपकी मर्ज़ी है उस प्रकार से आप करना, यानी कि आपकी जो फाइनल इक्वेशन जो होगी वो आपकी यही आएगी। तो यानी कि यहाँ पर जो E का जो आएगा तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस में E2 का और स्क्वायर, उस सारे का रूट हम कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, फाइनली हम हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये इसका अल्टरनेट मेथड था। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, इसका रूट बनता है। तो यानी कि E वेक्टर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है वो लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और कोस थीटा, और इस सारे का स्क्वायर है इसके हिसाब से E1 का, प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और साइन थीटा, इस सारे का क्या है, स्क्वायर है, और इस सारे का क्या है, रूट है। तो इसी प्रकार इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। वो देखिए, मैं उस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार फिर दोबारा से लिखता हूँ तो जल्दी समझ में आ जाएगा, 2p/r³ कोस थीटा, इस सारे का स्क्वायर है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ साइन थीटा, और इसका क्या है, स्क्वायर है, और इस सारे का क्या है, इस सारे का हमने रूट किया हुआ है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि E इज इक्वल टू, अब इसके अंदर देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p, 2 को रहने दो, p/r³, 1/4 एप्सिलॉन नॉट p/r³, और यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन p/r³, ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर है। तो स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो वो कैंसिल हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, जो ये हमारे पास कॉमन निकलता है। अंदर बचता है यहाँ पर 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर बचता है, प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर बचता है, और इसका रूट बचता है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं आगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p की
पी बाई आर की क्यूब, यहाँ पर हमारा बनता है 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या होता है 1/2, यानी कि पावर 1/2। अब इसी प्रकार ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की क्यूब। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस अब ये साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारे पास 4 कोस स्क्वायर थीटा बनता है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, एक 1 के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की क्यूब। ये हमारे पास क्या बनता है 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इसकी पावर 1/2, यानी कि हमें बात का पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका 1 के बराबर आता है। तो मतलब ई की वैल्यू हमारी क्या आई, ई वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की क्यूब और 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हमारे पास बचता है। अब इसी प्रकार इस टॉपिक के अंदर हम अब क्या करते हैं, इसका ट्राइंगल के हिसाब से हम इसकी टेंजेंट भी निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल पी के एम, इनकी हमारे पास क्या था, हमारे पास ये ऊपर एक आता है, जैसे ये E1 था, ये E2 था और U था, ये P था, ये K, ये M और ये इस प्रकार से ये L था हमारे पास। तो ट्रायंगल हमने कौन सी ली, पी के एम हमारे पास रहते हैं, ये टेंजेंट के हिसाब से निकालना है। तो टेंजेंट किसके बराबर होता है, हम लिख लेते हैं पंडित बजरी प्रसाद, पंडित बजरी प्रसाद हर हर भोले। तो ये टेंजेंट हमारा क्या आता है पी बाई बी, पी का मतलब परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस हमारा किसके बराबर होता है, टेंजेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम टेंजेंट को जब निकालते हैं तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं टेंजेंट अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा है, ओवरऑल ट्रायंगल का हिसाब से निकालना है। तो पंडित बजरी यानी कि परपेंडिकुलर की हमने यहाँ पर मेंशन किया है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एम के बटे में बेस हमारा क्या होगा पी के। इस प्रकार से यानी कि एम के हमारे पास क्या है, एम के हमारे पास है E2 और ये हमारे पास क्या है E1। इस प्रकार से हम इसको मेंशन कर लेते हैं। तो टेंजेंट अल्फ़ा इजिकल टू E2 की वैल्यू क्या आई थी वो हम पुट कर लेते हैं। E2 की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2, मतलब E2 का मतलब इक्विटोरियल वाली, यानी कि P अपॉन आर की क्यूब साइन थीटा बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की क्यूब और कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये p से p, आर की क्यूब से आर की क्यूब कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है ऊपर तो बचता है साइन थीटा, नीचे बचता है 2 कोस थीटा। मतलब टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो हमारे पास किसके बराबर आएगा 1/2 टेंजेंट थीटा के बराबर हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। इन दोनों टॉपिक को अच्छी प्रकार से करना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट डे के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।